नगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसपी गौरव यादव के निर्देश पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। निजी सरकारी संस्थाओं का डेटा चुराकर विदेशों में बेचते युवक गिरफ्तार हो गए हैं। गैर कानूनी तरीके से ऑनलाइन डेटा चुराकर बेच रहा था विदेशों में। आरोपी से करीब 4500 जीबी डाटा बरामद किया गया है। डार्क वेब के मल्टीपल प्लेटफॉर्म और टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव है आरोपी से 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 कंप्यूटर, 2 पेन ड्राइव, 5 हार्ड डिस्क और 4 SSD बरामद की गई है। आरोपी के पास से तालिबान, चाइना, US का सिटीजन डेटा भी मिला है। आरोपी युवक अमर श्रीकरणपुर के गांव 49F का निवासी है। कोटा के चाकूबाज बेखौफ नजर आ रहे हैं। कैथुनी पोल इलाके में एक हिस्ट्री शूटर बदमाश का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के साथ ही फेसबुक लाइव में साथी बदमाशों का न्योता देता भी ये नजर आ रहा है। पुलिस ने हाल ही दिनों में बदमाशों की धरपकड़ और चाकूबाजों के खिलाफ SHO भूपेंद्र सिंह ने व्यापक अभियान भी छेड़ा था। लोकसभा चुनाव सिर पर है और कांग्रेस संगठन में अभी भी कई पद खाली पड़े हैं। जिलों से लेकर कई बूथ कार्यकारिणी का गठन अभी तक नहीं हुआ है। वहीं 3 साल से भंग पड़े प्रकोष्ठ और विभाग की गठित नहीं हुए हैं। प्रदेश महिला कांग्रेस की स्टेट और जिला कार्यकारिणी भी भंग पड़ी है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस संगठन अब भी पूरी तरह से खड़ा नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस की जिला, ब्लॉक और बूथ कार्यकारिणी अब भी अधूरी है। महिला कांग्रेस कार्यकारिणी भी पिछले 2 महीने से भंग पड़ी है और 3 साल से भंग प्रकोष्ठ और विभागों का कोई अता पता नहीं है। आपको बताते हैं कौन कौन सी कार्यकारिणियों का गठन होना शेष है। 41 में से अभी 35 जिलों में कार्यकारिणी बनी। शेष 6 जिलों में कार्यकारिणी का गठन होना बाकी। 400 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में से 375 ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन हुआ। 25 ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन होना अभी बाकी। 2200 में से 2100 कमेटियां बनी। 100 बूथ कमेटियों का गठन शेष। राजस्थान महिला कांग्रेस कार्यकारिणी भंग, जिला अध्यक्ष भी हटाए गए। कांग्रेस में 3 साल से भंग पड़े हैं प्रकोष्ठ और विभाग भी। महिला कांग्रेस को छोड़कर बाकी संगठन के पद विधानसभा चुनाव से पहले से ही खाली हैं। उनके गठन के बिना ही चुनाव भी हो गए। खाली पदों के चलते कमजोर बूथ मैनेजमेंट और पार्टी के पक्ष में माहौल नहीं बनाने से खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करते हुए कार्यकारिणी में लिया जाता तो यकीनन सियासी फायदा मिलता। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कई बार रिमाइंडर दिया जा चुका, लेकिन अभी तक खाली पद नहीं भरे गए। अब लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने जल्द खाली पदों को भरने का दावा किया है, लेकिन संगठन में लंबे समय से खाली पद पार्टी की चुनावी रणनीति पर सवालिया निशान खड़े करता है। हालांकि उधर भाजपा में चुनाव कमेटियां, बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख का गठन हो चुका है, जबकि कांग्रेस चुनावी जंग में उतरने से पहले अभी अपनी सेना तैयार करने से जूझ रही है। दिनेश डांगी, ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। कहते हैं कि संगठन में एकता होती है। अगर संगठन मजबूत होता है तो किसी भी क्षेत्र में जंग को आसानी से जीता जा सकता है। बात कांग्रेस पार्टी की करें तो लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन अभी भी संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक लंबे समय से कई पद खाली पड़े हैं, जो बेशक कांग्रेस पार्टी की चुनाव से पहले रणनीति और इच्छा शक्ति पर सवालिया निशान खड़े करती है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्रदेश की पहली लैंड पुलिंग स्कीम का ड्राफ्ट प्लान जारी कर दिया है। प्लान के मुताबिक इस स्कीम की क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से धरातल पर उतरेगा, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पुरानी टोक रोड पर ग्राम शिवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा में 163.5 हेक्टेयर भूमि पर लैंड पूलिंग स्कीम प्रस्तावित की गई है। इस जनवरी में स्कीम में शामिल एरिया को लैंड पूलिंग स्कीम एक्ट 2016 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचित किया गया था।
इस लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर प्रभावित खातेदारों और जेडीए अधिकारियों की इसी 17 फरवरी को बैठक भी हुई थी। अब जयपुर विकास प्राधिकरण ने लैंड पूलिंग एक्ट के तहत क्रियान्वित की जाने वाली इस स्कीम का ड्राफ्ट प्लान भी जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट प्लान पर आगामी 30 दिनों तक आपत्ति और सुझाव दिए जा सकेंगे। आपको सबसे पहले बताते हैं इस स्कीम की क्या विशेषताएं हैं और इसके विकास पर करीब कितना खर्च आएगा। क्या है लैंड पूलिंग स्कीम? लैंड पूलिंग स्कीम में 40 फीट से लेकर 200 फीट तक चौड़ी सड़कें प्रस्तावित की गई हैं। टोंक रोड की तरफ जोनल डेवलपमेंट प्लान की 200 फीट और 300 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है, जबकि दूसरी ओर बरखेड़ा की तरफ 100 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है। स्कीम की अधिकांश भूमि का मास्टर प्लान में आवासीय भू उपयोग है, जबकि शेष भूमि का रिक्रिएशनल, पब्लिक और सेमी पब्लिक भू उपयोग है। पूरी स्कीम को धरातल पर उतारने और उसके विकास पर करीब 223 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से 85 करोड़ रुपए रोड नेटवर्क, 7.5 करोड़ रुपए रोड लाइट और साइनेज, 60.41 करोड़ रुपए जल आपूर्ति, ड्रेनेज और स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट पर खर्च होंगे। इस कुल खर्च में संबंधित स्टाफ का वेतन और अन्य खर्च भी शामिल हैं। कुल खर्च में जमीन मालिकों से भी हिस्सेदारी लेने का स्कीम में प्रावधान किया है। वर्ष 2016 में प्रदेश में पिछली भाजपा सरकार के समय ही लैंड पूलिंग एक्ट लागू किया गया था। इस लैंड पूलिंग एक्ट में संबंधित खातेदारों की सहमति से एक पूरे इलाके का प्लान तैयार कर विकास किया जाता है। इसी एक्ट के तहत लैंड पूलिंग स्कीम को क्रियान्वित किया जाएगा। अब आपको स्कीम के ड्राफ्ट प्लान के मुताबिक कुल भूमि में से उपयोगी भूमि और खातेदारों के हिस्से में आने वाली जमीन के बारे में बताते हैं। इस लैंड पूलिंग स्कीम की कुल भूमि 163.51 हेक्टेयर है। इसमें से 23.08% भूमि जोनल डेवलपमेंट प्लान और स्कीम में प्रस्तावित सड़कों के निर्माण में चली जाएगी। 15.27% भूमि विभिन्न सुविधाओं के उपयोग में आएगी। इसमें से 4.16% भूमि पार्क और खुले क्षेत्र के लिए आरक्षित रहेंगी। 2.97% भूमि HT लाइन के ग्रीन बफर जोन और 1.93% भूमि आधारभूत सुविधाओं के काम आएगी। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के मकान के लिए 5.05% भूमि आरक्षित रहेंगी। 10% भूमि जेडीए के पास आवंटन या नीलामी के लिए उपलब्ध होगी। शेष 46.60% विकसित भूमि खातेदारों को मिलेगी। इन खातेदारों में जेडीए भी है शामिल। एक खाते की भूमि के बदले विकसित भूमि का एक ही चक खातेदारों को दिया जाएगा। एक खाते के अलग अलग हिस्सेदारों को अलग अलग भूमि आवंटित नहीं होगी। इस स्कीम का ड्राफ्ट प्लान जारी होने के बाद जेडीए अब जल्द ही एक और लैंड पूलिंग स्कीम का ड्राफ्ट प्लान जारी करेगा। यह स्कीम राजधानी के फागी रोड इलाके में करीब 170 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित की गई है। लैंड पूलिंग स्कीम विकसित करना केंद्र सरकार के सुधारों में शामिल है। इन सुधारों को लागू करने से केंद्र की ओर से प्रदेश को करीब 100 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। बीजेपी ने आज से शुरू की लोकसभा सीटों पर चर्चा। स्टेट वाइज हारी हुई लोकसभा सीटों पर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ की बैठक खत्म हो गई है और राजस्थान की शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक में मौजूद है और इसी क्रम में लगातार 3 से 4 दिन इस तरह से मीटिंग होने वाली है, क्योंकि बीजेपी का फोकस है अभी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव और उसको लेकर के बैठक लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिनके मौजूदगी इस वक्त दिल्ली में है और आज से लोकसभा सीटों पर चर्चा शुरू हो चुकी है और स्टेट वाइज हारी हुई लोकसभा सीटों पर चर्चा हो रही है। हर एक राज्य के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बैठक जो कि जारी थी वो अब खत्म हो चुकी है और अब बारी है राजस्थान की, यानी कि राजस्थान की बैठक शुरू हो चुकी है। और देखिए खास बात यह है कि राजस्थान में अभी तक का इतिहास अच्छा रहा है। लोकसभा चुनाव के अंदर 25 में से 25 सीट अभी तक जीती गई हैं। ऐसे में प्रयास यही किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा भी कि वो जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को कायम रखा जाए और इस बार भी लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान में 25 में से 25 सीटें जीती जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि बैठक में मौजूद है
हर एक एंगल से देखा जा रहा है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, और अगर रही है तो उस पर किस तरह से काम किया जा सकता है। किसी जमाने में बावड़िया पानी का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करती थी। बावड़िया कभी लबालब रहकर हजारों लोगों की प्यास बुझाती थी, मगर बदलते दौर में आज बावड़िया खुद बूंद बूंद पानी को तरस रही है। आज बावड़िया उपेक्षा और अनदेखी के चलते बदहाल और जर्जर होकर जमींदोज होने की कगार पर पहुंच गई है। डीडवाना की एक ऐसी ही कुछ बावड़ियां हैं जो आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान जैसे तपते रेगिस्तान में बावड़ियों की बेहद खास अहमियत हुआ करती थी। इन बावड़ियों के पनघटों पर कभी पानी के लिए लोगों की कतारें लगा करती थीं और हजारों लोग अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन बदले जमाने के साथ अब लोगों ने इन बावड़ियों से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। जो बावड़ियां कभी साफ सुथरी हुआ करती थीं, वे आज कचरे और गंदगी से भरी पड़ी हैं। देखरेख के अभाव में बावड़ियां न केवल जर्जर होने लगी हैं, बल्कि उनके पत्थर भी दरक रहे हैं। डीडवाना में कुछ बावड़ियां आज भी मौजूद हैं, लेकिन वे भी अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही हैं। राजस्थान की संस्कृति में हमने कई गीत सुने, जिनमें एक खास गीत ये भी है कि कुंड जी खुदाया कुआ बावड़ी, कुंड जी खुदाया तालाब। और आप देखेंगे कि डीडवाना में भी कई ऐसे बड़े तालाब है जिनकी डेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो 7 लाख वर्ष पुराने तालाब भी है। और डीडवाना में वर्षों से प्यास बुझाई जाने वाली कई बावड़ियां भी है जो आज अपने अस्तित्व की को लेकर संघर्षशील है। आप देखेंगे कि डीडवाना के नजदीक पुष्कर हाईवे पर एक बावड़ी है जो वर्षों पहले किसी दानदाता ने बनाई होगी या किसी बामासा ने बनाई होगी। देखिए 3 से 4 मंजिला ये बावड़ी है जो आज अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही है। देखेंगे कि बावड़ी में 3-4 मंजिलें बनी हुई है और शानदार नक्काशी के साथ बावड़ी बनी हुई है। लेकिन आज ये बावड़ी है जिसकी कोई लोगों को कोई कमी नहीं लग रही, क्योंकि आज घर घर नल से पानी पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो दरकार है लोगों में कम होती गई है। और यही वजह है कि आज ये अपने संघर्ष को लेकर अपने वजूद को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन देखेंगे कि इसके जो पिलर है वो टूट कर गिरने के कगार पर आ गए, तो दीवारें हैं उनसे पत्थर खिसकने लगे और जगह जगह झाड़ियाँ उगाई है। और आप देखिए कितनी शानदार नक्काशी वाली बावड़ी थी, लेकिन आज इसे बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो धरोहर को बचाने वाले कई संस्थाएं हैं, कई संगठन है, कई सरकारें हैं, लेकिन काम भी करते हैं, लेकिन बावड़ियों को बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। डीडवाना से पुष्कर हाईवे पर निम्बी कला गांव से पहले सड़क किनारे एक प्राचीन बावड़ी मौजूद है। इस बावड़ी का निर्माण किसने कराया, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ग्रामीण बताते हैं कि यह बावड़ी लगभग 300 साल पुरानी है। मगर वक्त और हालात की मार सहते सहते यह बावड़ी जर्जर और खंडहर होने लगी है। बावड़ी के अंदर पानी की जगह रेत और गंदगी जमा हो चुकी है और जगह जगह कंटीली झाड़ियां उगाई हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पुराने जमाने में जब डीडवाना सहित गांव में पानी की भारी कमी थी, तब पर्वतसर जाने वाले मार्ग पर इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। उस समय यह बावड़ी यहाँ के लोगों के साथ ही यात्रियों की प्यास बुझाती थी। बालिया रोड पर स्थित दरगाह में लगभग 500 वर्ष पुरानी बावड़ी आज भी मौजूद है। मानव सभ्यता से लेकर आज तक हमेशा मानव जो है लगातार पेयजल के लिए बार बार संघर्ष करता रहा है और इस संघर्ष की एक लंबी कहानी भी है। पहले जहां नहरों के नज़दीक में, जहां तालाबों के नज़दीक में आकर मानव सभ्यता बसती थी और उसके बाद लगातार जो सभ्यता बढ़ती गई तो पानी को लेकर अलग अलग तरह के विकास हुए। और आप इस विकास की कड़ी में आप देखेंगे कि पहले कुएं और बावड़ियाँ हुआ करती थी। आप मेरे पीछे देखेंगे एक बावड़ी है जो कभी डीडवाना शहर के लोगों के लिए पेयजल का एक बड़ा स्रोत हुआ करती थी। और लेकिन आज का जो ज़माना है जिसमें बड़ी बात यह है कि जब लोगों के घर घर पानी पहुंच गया तो कहीं ना कहीं जो इनकी दरकार है वो कम हो गई। और आप देखेंगे कि जो इसकी अब है, इसके कोई सार संभाल नहीं है और सार संभाल नहीं होने की वजह से जगह जगह से ये टूट चुकी है। और अब इसमें जगह जगह कचरा भी है, प्लास्टिक पड़ी है और इसकी साफ सफाई करने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। इसके चारों ओर झाड़ियाँ उगाई है, इनकी साफ संभाल करने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब से ये सभ्यता में थोड़ा बदलाव है तो कहीं ना कहीं ये जो मानव ने जो सभ्यता में ये कुएँ और बावड़ियों का जो जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं हम इसको पीछे छोड़ते आए हैं। और
आगे जाकर यही हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा साबित होने वाला है, क्योंकि जब पेयजल को लेकर ये स्रोत है इनके दुर्दशा का शिकार हो गए हैं और इनमें जो जमा होने वाला जो पानी था वो कहीं ना कहीं व्यर्थ जा रहा है। इस बावड़ी का निर्माण किसने कराया यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब वक्त और हालात की मार सहते सहते यह बावड़ी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वहीं सिंघी बास में मालियान सूर्य मंदिर के सामने स्थित गली में भी एक बेहद प्राचीन बावड़ी मौजूद है। जानकार बताते हैं कि 16वीं सदी में इस बावड़ी का निर्माण किया गया था। बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित यह बावड़ी काफी गहरी है। इस बावड़ी ने सदियों तक यहाँ के लोगों की प्यास बुझाई है, लेकिन उपेक्षा के बाद वक्त के थपेड़े सहते सहते अब यह बावड़ी बदहाल हो चुकी है। डीडवाना से नरपत जोया की रिपोर्ट। चुनाव सिर पर है, ऐसे में सभी सांसद फिर से अपना भाग्य आजमाने को आतुर है। वोट मांगने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर जाने से पहले सांसद जनता से किए तमाम वादों को पूरा करना चाहते हैं ताकि चुनावों में इसका फायदा मिल सके। ऐसा ही एक वादा है ट्रेनों के ठहराव का, जिस पर सवार होकर फिर से राजनेता संसद पहुंचना चाहते हैं। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सांसद अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आचार संहिता लगने से पहले सभी सांसद चाहते हैं कि चुनावों के वक्त किए गए वादे जल्द निभाए जाएं। इन्हीं वादों में से एक वादा है रेलगाड़ियों को छोटे स्टेशनों पर रोकने का और नई रेलों के संचालन का। सभी सांसद उत्तर पश्चिम रेलवे से सिफारिश कर रहे हैं कि उनके क्षेत्रों में लंबी दूरी की ट्रेनों को ठहराव दिया जाए, जिससे जनता को बड़े शहरों में जाने के बजाय अपने कस्बे में छोटे रेलवे स्टेशन से ही लंबी दूरी की ट्रेनें मिले। हालांकि रेलवे सांसदों की इन सिफारिशों को लागू तो कर रहा है, लेकिन छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों को 1 या 2 मिनट का ठहराव दिया जा रहा है। यूं रहेगा ट्रेनों का ठहराव। बाड़मेर ऋषिकेश 1 मिनट के लिए सिर्फ 2 दिन यानी 8 से 10 मार्च तक रुकेगी। जम्मू तवी बाड़मेर 1 मिनट के लिए सिर्फ 2 दिन यानी 8 से 10 मार्च तक रुकेगी। श्रीगंगानगर ऋषिकेश 1 मिनट के लिए सिर्फ 2 दिन यानी 8 से 10 मार्च तक रुकेगी। बीकानेर हरिद्वार 1 मिनट के लिए सिर्फ 2 दिन यानी 8 से 10 मार्च तक रुकेगी। रोहतक हांसी रेल शहीद रामफल बलहारा हॉल्ट, खरखरा हॉल्ट और भालवा हॉल्ट स्टेशन पर ठहराव। खाटू श्याम जी मेले के लिए रेवाड़ी रींगस स्पेशल रेल का संचालन सिर्फ मेले तक। अबोहर जोधपुर भटिंडा रेल का जाजीवाल और उम्मेद पर अस्थायी ठहराव। जोधपुर भोपाल रेल का असारा नाडा और खारिया खंगार स्टेशनों पर ठहराव। सियालदा बीकानेर एक्सप्रेस का कोडरमा स्टेशन पर ठहराव। ये उन ट्रेनों और छोटे रेलवे स्टेशनों की सूची है जिन्हें हाल ही में ठहराव दिया गया है। ये सभी ट्रेनें अस्थायी तौर पर ठहराव करेंगी, यानी चुनावों तक ठहराव दिया जाएगा। इन स्टॉपेज की सूची देखकर आम आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि चुनावों के बाद सभी रेलों का ठहराव खत्म हो जाएगा और फिर से छोटे रेलवे स्टेशन वाले यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ेगा। चुनावी फायदे के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र के स्टेशनों पे तमाम सांसद ट्रेनों का ठहराव करवा रहे हैं और ये ठहराव यात्रियों के लिए सुविधा भी बन रहा है। लेकिन जब चुनाव ख़त्म होंगे, आचार संहिता हट जाएगी, उसके बाद से ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया जाएगा और फिर यात्रियों को धक्के खाना पड़ेंगे। ऐसे में उम्मीद ये की जा सकती है कि इस बार रेलवे जो ट्रेनों का ठहराव कर रहा है वो अस्थायी नहीं स्थायी तौर पे करेगा, जिससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिल सकेगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। धौलपुर के बाड़े में ईआरसीपी आभार सभा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम के दौरे से पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म 2 दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। इस दौरान जिले की सीमा में प्रवेश करते हुए सेपऊ बॉर्डर पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा प्रोटोकॉल करते हुए उनको रिसीव किया गया। टोल प्लाजा पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पराशर के नेतृत्व में पहुंचे उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, सरपंच अर्जुन कुशवाहा, शैलू यादव, रजनीश तिवारी, के शर्मा, मयंक सिसोदिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का भव्य स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ईआरसीपी कार्यक्रम को लेकर सेपऊ में आम सभा आयोजित की गई। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आम सभा को संबोधित किया। दरअसल रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धौलपुर कार्यक्रम प्रस्तावित है।
बाड़ी ईआरसीपी को लेकर आभार सभा का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री आभार सभा कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का काम किया था, इस पर जिस तरह से राजनीति की थी, इसको जिस तरह से राजनीतिक हथियार के रूप में काम में लिया था, कि पूर्वी राजस्थान में आग लगाने की जो कोशिश की थी, मैं आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि आपने उस आग को लगने नहीं दिया, मेरी बात पर भरोसा किया, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया और मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी लेकर के मैं आज आप लोगों के बीच में आया। धन्यवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 25 फरवरी को करौली दौरे पर रहेंगे। ईआरसीपी को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। विधायक जितेंद्र गोठवाल ने भाजपा जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से दौरे की तैयारी को लेकर चर्चा की और साथ ही सभा स्थल का जायजा भी लिया। विधायक जितेंद्र गोठवाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर विधायक जितेंद्र गोठवाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनोज जैन ने। सूबे के मुखिया कल पहली बार करौली आ रहे हैं। ईआरसीपी की धन्यवाद यात्रा है, इसको लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र गोठवाल करौली पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया है। किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा जानते हैं गोठवाल से। माननीय मुख्यमंत्री जी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट स्वीकृत कराने के बाद पहली बार करौली आ रहे हैं और हम लोगों की इच्छा है जीवनदायिनी नदी, जीवनदायिनी जल और भागीरथी के रूप में वो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और गजेंद्र सिंह जी यहाँ आ रहे हैं और हम सबकी इच्छा है कि बहुत भव्य स्वागत उन लोगों का हो, क्योंकि वो उस योजना को लेकर आए हैं जिसके लिए 5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने आपसी झगड़े को लेकर और अपनी नाक को प्रतिष्ठा बनाकर जनता से दूर रखा। हम उस योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गजेंद्र सिंह जी ने 1 महीने के अंदर स्वीकृत करा के हमारी राजस्थान की जनता को दी है, इसलिए हम उनको धन्यवाद देने के लिए आतुर हैं। राजस्थान के अंदर करौली में वो आ रहे हैं तो पूरे कार्यकर्ताओं में जोश है। सबकी इच्छा ये है माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिवादन करें। कितने लोगों की भीड़ जुटने की यहाँ संभावना है, इसके अलावा और क्या तैयारियाँ हैं? देखिए 10 से 15 हज़ार लोगों के भीड़ जुटने की संभावना नज़र आ रही है और मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि हमें राजनीतिक कार्यक्रम के लिए भीड़ को मोबिलाइज नहीं करना पड़ रहा। लोगों में जोश है, लोग खुद अपने परिवार के सदस्य का अभिवादन करने के लिए तैयार हैं। उनको ये लगता है कि हमारे बीच में कल तक बैठने वाला व्यक्ति आज मुख्यमंत्री बनकर आ रहा है। एक साधारण कार्यकर्ता माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनकर आ रहे हैं, इसलिए सब में जोश है। स्वयं प्रेरणा से सब लोग काम में लगे और निश्चित तौर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के भव्य स्वागत का रहने वाला है। ईआरसीपी की धन्यवाद यात्रा है और गोठवाल का कहना है कि 13 जिलों की जो मांग चली आ रही है वो जल्द साकार होगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मनोज जैन, फर्स्ट इंडिया न्यूज, करौली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को धौलपुर से रवाना होकर करौली गंगापुर सिटी होते हुए दोपहर 3 बजे मलारना डूंगर के भाड़ोती मोड़ पहुंचेंगे। इस दौरान लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर स्थित मलारना चौड़ महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ईआरसीपी आभार सभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम को लेकर उपखंड स्तरीय प्रशासन सहित जिला प्रशासन और भाजपा के पदाधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर उपखंड अधिकारी बद्री नारायण बिश्नोई के नेतृत्व में तैयारी को युद्ध स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमारे उपखंड क्षेत्र में जो आभार सभा रखी गई है और हमने जो सरकार की केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए जो सीएम साहब का प्रोग्राम है उसको सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक लाभार्थियों की यहाँ पर संख्या हो और हम इसका प्रचार कर रहे हैं ताकि जनता को सारी योजनाओं का लाभ मिल सके और ये हमारा उद्देश्य है। राजस्थान में जल संकट के मुद्दे को हल करने के लिए भाजपा द्वारा शुरू की गई ईआरसीपी परियोजना की जानकारी साझा करने को लेकर भाजपा का प्रदेश शीर्ष नेतृत्व घर घर दस्तक दे रहा है और इसी सिलसिले में प्रदेश सरकार के मुखिया यानी कि भजनलाल शर्मा ईआरसीपी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले 13 जिलों में शामिल टोंक के निवाई में 25 फरवरी को आभार सभा को संबोधित करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल शाम करीब 5 निवाई पहुंचेंगे और आभार
आभार सभा को संबोधित करेंगे। सीएम की आभार सभा में उन्हें धन्यवाद देने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत करने के लिए हजारों की तादाद में लोग इसमें शामिल होंगे। सीएम के साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी निवाई आएंगे। ये निवाई का सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी की पहली सभा टाउन जिले में निवाई में हो रही है और उसी की तैयारियों के लिए आज सारे प्रशासन की मीटिंग हुई है, सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी सबकी मीटिंग हो रही है। दूसरा हमारे जो संगठन के लोग हैं, बीजेपी संगठन के, वो लोग सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे 5 से 7 हज़ार आदमी मीटिंग में रहें। लाल शर्मा ने सीएम आवास से 21 मोबाइल वेटरनरी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत भी मौजूद रहे। मंत्री जोराराम ने कहा कि प्रदेश भर में 536 यूनिट शुरू की गई है। 5 करोड़ 36 लाख का पशुधन में प्रत्येक 1 लाख पशुधन पर 1 यूनिट दिया गया है। मोबाइल वेटरनरी गाड़ी में ड्राइवर के साथ पशु चिकित्सक के साथ सहयोगी भी मौजूद रहेंगे। हेल्पलाइन नंबर 1962 पर कॉल करने पर तुरंत प्रभाव से गाड़ी और डॉक्टर मौके पर पहुंच जाएंगे। इस दौरान सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य, टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और जयपुर सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहे। पूरे राजस्थान में पशुपालकों को अपने पशु और गौशाला में गायों के इलाज के लिए ज़्यादा तकलीफें होती थी और इस दिशा में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और पूरा का पूरा पैसा 100% पैसा भारत सरकार ने दिया और उस संबंध में हमने ये मोबाइल यूनिट राजस्थान में 536 मोबाइल यूनिट जारी की है और 5,36,000 हमारे राजस्थान में पशु है। 1 लाख पशुओं के ऊपर 1 मोबाइल यूनिट हम देंगे। 5 करोड़ 36 लाख पशु है और 1 लाख पशु के ऊपर 1 मोबाइल यूनिट हम दे रहे हैं। अशोक गहलोत ने किया संवाद। राजस्थान विमर्श के तहत समसामयिक विषयों पर इस संवाद हुआ है। कुमार प्रशांत और गांधी दर्शन समिति के सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से संवाद की तस्वीर, जहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी भी रही और समसामयिक विषयों पर कई देर तक ये संवाद चला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे वैभव की शादी के कार्यक्रम पुष्करा रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। वैभव यादव की शादी एमपी की शालिनी के साथ में है। उधर सीएम मोहन यादव ने जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की और उसके बाद ब्रह्मा घाट पर अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ में पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जगत पिता ब्रह्मा के शहर में देवी देवताओं का वास है, ऐसे में उन्होंने अपने बेटे की शादी यहाँ करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए वे शांतिपूर्ण रूप से अपने परिजनों के साथ मिलकर मितव्ययिता बढ़ाते हुए इस शादी समारोह को आयोजित कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में धर्मा प्रोडक्शंस की अपकमिंग फिल्म योद्धा का पहला रोमांटिक सॉन्ग जिंदगी तेरे नाम लॉन्च हुआ। पिंक सिटी के आइकॉन आइनॉक्स और जीटी सेंट्रल मॉल में आयोजित कार्यक्रम में एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और राशि खन्ना ने शिरकत की। फिल्म के सॉन्ग जिंदगी तेरे नाम में सिद्धार्थ मल्होत्रा और राशि की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है। मॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाकारों ने कहा कि ये सॉन्ग फिल्म के रोमांटिक पल को और खास बनाता है, कहानी को नया मोड़ देता है। 15 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म योद्धा में दर्शकों को देशभक्ति, वीरता और प्यार का खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलेगा। विशाल मिश्रा जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको कंपोज किया है, गाया है और हमारे जो धर्मा के म्यूज़िक टीम के हेड हैं अजीम दयानी, उन्होंने मिलकर आई थिंक बहुत ही खूबसूरत लव सॉन्ग, बहुत ही सॉफ्ट लव सॉन्ग बनाया। आज के दौर में आई थिंक थोड़ा क्लटर ब्रेकिंग है इस विजुअल्स के साथ और मुझे या हमें आई थिंक बहुत मज़ा आया जब हमने शूट किया इसको। मनाली में शूट किया हमने। वहाँ के आई थिंक हिंदुस्तान में बहुत ही अच्छे ऐसे लोकेशंस हैं जो कि किसी भी अलग यूरोपियन कंट्री से कम नहीं लगते। देखिए, मैंने कभी प्लान नहीं किया था। मैंने मद्रास कैफ़े करी, उसके बाद मुझे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट साउथ में मिली, फिर वहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिला तो मैं वहीं पे फिल्म्स करती रही। मेरे को बस ये था कि
कोई बहुत दमदार फिल्म होनी चाहिए अगर मुझे वापस एंट्री देनी है हिंदी में, एंड इट कुड हैव बीन बिगर देन एंड टू बी एबल टू डू अ फिल्म विद सिद्धार्थ. So I think this was the right platform, this was the right film to make a comeback in Hindi. और मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि पहली बार मुझे लाइन्स का स्ट्रेस नहीं हुआ क्योंकि हमेशा अलग भाषा में मुझे हमेशा लाइन्स लर्न करनी होती थी. उदयपुर साले में एक मासूम बच्ची चोरी होने की घटना सामने आई है, जिससे हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया. परिजनों के हाल बेहाल हो गया तो वहीं चोरी का पूरा घटनाक्रम भी सीसीटीवी में कैद हो गया. एक महिला कंबल में लपेटकर बच्ची को ले जाते नजर आ रही है. पुलिस ने महिला चोर की तलाश शुरू कर दी है. घटना के बाद हॉस्पिटल अधीक्षक RL सुमन और हाथीपोल थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली. कुछ नहीं हुआ था, हम आईसीयू में, मेरा भाई भर्ती था तो यहाँ पे आए थे. हम रात में यहाँ पे सोए थे तो 3:30 बजे की बात है. वो उठी थी दूध के लिए तो मैंने उसको दूध पिला के अपने पास ही सुला दिया था और फिर 5 बजे उठ के देखा तो गायब थी. वो पास में नहीं थे मेरे. और यहाँ पे एक लेडी सो रही थी, एक औरत, वही लेके गई है. रात को हम आईसीयू से हमें यहाँ शिफ्ट किया गया था. मेरा साला है यहाँ एडमिट, तो मेरी बच्ची और बीवी यहीं सो रहे थे. तो 4 बजे हम लोगों ने देखा उठ के, दो थी नहीं वो. तलाश की पूरे हॉस्पिटल में चेक किया, यहाँ नर्स लोगों से बोला, फिर थाने को कॉल किया, फिर वो यहाँ आए, पूरा देखा उन्होंने. वो बच्चा हमारे यहाँ पे भर्ती नहीं था. वो बच्चा किसी रिश्तेदार मिलने के लिए आए थे, वहाँ पे कॉरिडोर में सो रहे थे और फिर ये घटनाक्रम इस तरीके की हुआ, ये जानकारी में आया है. चूँकि अस्पताल प्रीमाइसेज में हुआ है तो हमारी पूरी अस्पताल की टीम इसमें जुटी है और पूरी सब तरीके से उसको बच्चे को ढूंढने में जितना मदद कर सकते हैं और पुलिस की मदद और या अभिभावकों की मदद करने का काम हम कर रहे हैं. जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो हमको वाकई गेट्स वगैरह बंद करा करके, हॉस्पिटल के गेट्स को क्लोज करा करके हमारे गार्ड के थ्रू मुस्तैद करके हमने कार्रवाई आगे की चालू कर दी थी. हमारी जो नर्सिंग अधीक्षक और बाकी जो हमारी एक पिंक कोड होता है हमारे सिस्टम में इसको, और पिंक कोड के थ्रू जो टीम लगी होती है उसमें पूरी कार्रवाई की उसमें. खबर झुंझुनू के पिलानी से है, जहां थाना क्षेत्र के लिखवा ग्राम पंचायत की ढाणी हंसास में एक महिला की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए हैं. मामले के तूल पकड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. बाद में पुलिस की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों ने समझाइश कर किसी तरह मृतका की अंत्येष्टि के लिए दोनों पक्षों को राजी किया. समझौते के बाद काफी देर से तनावपूर्ण माहौल कुछ शांत हो पाया. विवाद के चलते मृतका का अंतिम संस्कार भी 5 घंटे के विलंब से हो पाया. इतनी देर तक शव घर पर रहा और परिवार के लोग खेत के मालिक के साथ विवाद में उलझे रहे. मामला यह था कि 4 भाइयों जमीन इकट्ठी थी, कागज सबके शामिल है. एक भाई जले सिंह ने किसी अपने रिश्तेदार को ज़मीन बेच दी, अपने हिस्से की ज़मीन. उस हिस्से में ज़मीन बेची. उस टाइम इनकी बात हुई थी कि भैया इसमें जो 8 बाई 8 फुट की ज़मीन थोड़ा छोटी है, मैं अपना चूतरा बना लेना, आगे शमशान घाट में मैं कोई दाह संस्कार नहीं करने दूंगा. तो उसके बाद अचानक की मौत हो गई. मौत होने के बाद वहाँ से दाह संस्कार ने मना कर दिया, बोले तुम चूतरा निकाल सकते हो यहाँ, लेकिन मैं दाह संस्कार नहीं करने दूँगा. सर ये था कि भाई की, छोटे भाई की बहू गुजर गई, उसको दाग नहीं दे रहे थे, देने नहीं दे रहे थे. उसके बाद में प्रशासन को बुलाना पड़ा. हमारी ज़मीन है, हमारा कब्जा है, हमारी ईंट पड़ी हुई है, हमारा सिस्टम है, और फिर भी धक्काशाही हो रही है. जयपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया. संगोष्ठी में जैसलमेर और बाड़मेर के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रभावी विश्लेषण पर चर्चा की गई. संगोष्ठी के मुख्य अतिथि बीजेपी नेता सतीश पूनिया रहे, जबकि अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर KL श्रीवास्तव ने की. कार्यक्रम के संयोजक और प्रोजेक्ट डायरेक्टर अलका पूनिया ने अतिथियों का स्वागत भी किया. इस मौके पर संबोधित करते हुए कुलपति KL श्रीवास्तव ने कहा कि जैसलमेर, बाड़मेर भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए वे जिले हैं जहां किसी जमाने में अकाल पड़ा करते थे. अब वहां की तस्वीरें बदल चुकी है. किसानों को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है. वहीं सतीश पूनिया ने केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे किसानों के हित के विषयों पर प्रकाश भी डाला. भारत में राजनीतिक चिंतक हुए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय. वो कहते थे हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी और खेत को पानी. और इसलिए दुनिया में जितने नवाचार हुए खेती को लेके, सिंचाई को लेके, उसमें जो बड़ी क्रांति है वो है सिंचाई में बूंद बूंद सिंचाई.
पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये ICSSR नई दिल्ली संस्था ने एक अनुदान दिया था एक शॉर्ट टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रभाव जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। और ये अध्ययन हमने लगभग 5-6 महीने में कंप्लीट कर दिया था। इस अध्ययन में हमने पाया कि जो अभी रिसेंटली आपने किसान आंदोलन की बात की, कि किसान आंदोलन को डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, किसानों को हमें एम्पावर करना है, डिपेंडेंसी निर्भरता नहीं करनी है किसी भी तरीके का MSP या वो। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये किसानों का सशक्तिकरण कर रही है। हमारा जैसलमेर और बाड़मेर में जो भी सर्वे हुआ उसमें हमने ये देखा कि अधिकतर किसान बोल रहे हैं कि ये हमें लाभ मिला है और हमारी आय में वृद्धि हुई है। MSP के बारे में कोई भी किसान वहाँ जानता ही नहीं है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।